हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं ग्रीड ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। गाइस लेके आ गया हूं मैं 6th लेसन जो है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है गाइस, सिंपल सी बात है। जब कोई भी लाइट एक मीडियम में से दूसरे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रैवल कर रहा है, एक मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब ट्रैवल करता है, उस समय वो लाइट क्या हो जाता है, बैंड हो जाता है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो लाइट लिखा हुआ है, लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन व्हेन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। बस इतना ही याद रखो, जब लाइट अपने डायरेक्शन को चेंज कर देता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के लिए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। गाइस ये याद रखो, ये एकदम दिमाग में फिट रखो, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंसिडेंट रेस में आपको कहां दिखाई दे रहा है। तो ग्लास स्लैब के अंदर देखो डायरेक्ट ये जो लाइट पास हो रहा है, ये लाइट कौन सा हो गया, रिफ्रैक्शन रे। कौन सा रे है, रिफ्रैक्शन रे। और देखो एंगल ऑफ इंसिडेंट ये ज्यादा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, कम है। देन इसके बाद इसमें सेम लाइट, क्योंकि ये पूरा मीडियम सेम है, तो इसमें एक स्ट्रेट लाइट दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद जैसे ही इसमें से जैसे ही डेंसर मीडियम में से लाइट रेरर मीडियम में गया, कौन से मीडियम में, रेरर मीडियम में गया, फिर से लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल दिखाई दे रहा है, दूर दिखाई दे रहा है। और जब भी लाइट डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जा रहा है, तो देखो यहां जो रे बन रहा है, वो रे जो है हमारा इमर्जेंट रे है। वो कौन सा रे, इमर्जेंट रे। जब भी ग्लास स्लैब के अंदर निकलने वाला लाइट रे, मतलब डेंसर मीडियम में से रेरर मीडियम वापस जो जा रहा है, तो इसके बीच में जो एंगल बन रहा है, वो एंगल क्या होगा हमारे लिए, इमर्जेंट। ये याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। देन आगे चलते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट गाइस जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या क्या याद रखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ये याद रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंडेंट रहता है, डिपेंडेंट ऑन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। मीडियम के अंदर लाइट की वेलोसिटी क्या है, उस पे डिपेंडेंट रहता है। तो ये फोकस कर लेना, एग्जाम में इससे हो सकता है कुछ घपला वपला हो सकता है भाई। देन गाइस साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। इसको क्या बोलेंगे, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। ओके, सो ये लॉ याद रखना। ओके, अब सिंपल सी बात है, अगर ये दो चीजें, और ये जो n होता है, ये होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या होता है, n इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो गाइस ये दिमाग में फिट करना, दो चीजें, सबसे पहले किस पे डिपेंड है, देन इसके बाद स्नेल्स लॉ क्या है, साइन आई, इट इज द रेशियो ऑफ साइन आई टू साइन आर, साइन आर इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। तो ये दिमाग में रखो। अब चलते आगे। देन इसके बाद गाइस हमारा आता है वही वाला जो चीजें इसमें मैंने एक्सप्लेन किया, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, रिफ्रैक्शन। तो दो चीजें तो आपको ऑलरेडी पता है, क्या पता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड नॉर्मल रे लाइज इन अ वन प्लेन। एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड नॉर्मल रे लाइज इन अ वन प्लेन। सभी एक ही प्लेन के अंदर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्रैक्शन रे अपोजिट साइड ऑफ अ नॉर्मल, नॉर्मल के अपोजिट साइड पे रहता है। हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड नॉर्मल रे लाइज इन अ वन प्लेन, एक प्लेन के अंदर है। एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन मत बोला, रिफ्रैक्शन, अपोजिट साइड ऑफ अ नॉर्मल। ये दोनों एक दूसरे के आते हैं, अपोजिट साइड में होते हैं। देन तीसरा गाइस वही वाला स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर। ओके, ये हमारा थर्ड लॉ होता है। इट इज अ रेशियो ऑफ साइन आई टू साइन आर। बस इतना लिख दोगे तो भी खत्म। और इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। गाइस आप सभी को पता है कि जो हमने रिफ्लेक्शन देखा था 9th स्टैंडर्ड में, उसमें क्या होता था, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम रहता था। बट इसके अंदर सेम नहीं होता, क्योंकि जब रे एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाता तो डायरेक्शन को चेंज कर लेता। डायरेक्शन, अब कब डायरेक्शन दूर जाता नजदीक जाता वो आगे हम देखने वाले हैं। बस आपको इतना याद रखना है कि इसके अंदर के जो एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम नहीं होता। अब चलते गाइस आगे फटाफट। गाइस ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में एमसीक्यूज में आ सकता है कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, आइस का कितना, वाटर का कितना होता है, ये दिमाग में फिट कर लो। अब चलेंगे आगे। देन इसके बाद गाइस हमारा ये जो है, इसमें हमें पता चलेगा कि जब रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे एक मीडियम में ट्रैवल करता है, जब रिफ्रैक्टेड रे हो जाता है तो नॉर्मल के नजदीक आता है कि नॉर्मल से दूर जाता है। इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। सो पहला, व्हेन इंसिडेंट रे कहां से आ रही है, रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। जब लाइट रेरर से डेंसर में आती है तो कहां बैंड हो जाती है, देखो आपको दिखाई दे रहा है, जब रेरर से डेंसर में आ रही है तो बैंड टुवर्ड द नॉर्मल, किसकी तरफ बैंड हो गई है, बैंड टुवर्ड द नॉर्मल। अब अगर नॉर्मल की तरफ झुक गई, ये देखो ऐसा आ रही है, देखो यहां
एंगल बड़ा दिखाई दे रहा है, पर यहाँ ऐसा हो गया, ऐसा यहाँ एंगल ज्यादा बड़ा है, पर जैसी वो डेंसर में गई तो किसके तरफ झुक गई, नॉर्मल की तरफ। अब दूसरे कंडीशन में व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चली जाएगी, नॉर्मल से। व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल है, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो गाइस एकदम सिंपल से, इसमें बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, इसमें बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, अब गाइस याद रखो, अब लाइट अगर स्ट्रेट ट्रैवल कर रहा है, स्ट्रेट डायरेक्ट ही नॉर्मली किसके ऊपर आ गया, इसके ऊपर डायरेक्ट बाउंड्री पे आ गई, लाइट की बाउंड्री पे मतलब अपना जो बाउंड्री जिस पे जो ग्लास स्लैब, मान लो ग्लास स्लैब है, जो भी मीडियम है, उस मीडियम के डायरेक्ट बाउंड्री पर स्ट्रेट लाइन पे आ गई है। व्हेन लाइट रे इंसिडेंट नॉर्मली एट द बाउंड्री बिटवीन टू मीडियम मतलब ये मान लो एयर है, ये हमारा क्या है, ग्लास है। ओके, और यहां डायरेक्ट इसके बाउंड्री पे आ गई, तो यहां लाइट का जो रिफ्रैक्टेड रे होगा, वो रिफ्रैक्टेड रे अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता, वो स्ट्रेट ट्रैवल कर लेता है। तो व्हेन अ लाइट रे इंसिडेंट normally at a boundary between two medium it does not bend its direction, hence does not get refracted। जब भी लाइट क्या होती है, डायरेक्ट दो मीडियम के बाउंड्री पे आती है, तो लाइट उस समय अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करती, वो स्ट्रेट ट्रैवल कर लेती है। ओके, समझ में आया? तो गाइस ये तीन लॉ हो गया। पहला लॉ है हमारा व्हेन इंसिडेंट रे ट्रैवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। When incident ray travel from denser medium to rarer medium, it away from the normal। और तीसरा वाला जो केस है, जब दोनों बाउंड्री पे वो डायरेक्ट इंसिडेंट होगा, तो फिर वो क्या होगा, सीधा ही चला जाएगा विदाउट कोई भी रिफ्रैक्टेड हुए बिना, मतलब अपनी डायरेक्शन को चेंज किए बिना। तो ये गाइस, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों का अगर आपको डायग्राम बस याद रहा ना, ये तीनों का बस डायग्राम बस याद रहा ना भाई, आतंक लगा के आ सकते हो। ये तीनों का बस डायग्राम आपको अगर याद रह गया, देखो। अब चलते गाइस आगे। देन इसके बाद हमारा आता है मिराज। मिराज में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैं बस आपको बोलूंगा कि इसका डेफिनेशन याद रखो। डेफिनेशन याद रखोगे तो एग्जाम में आप चीजों को लिख सकते हो। इसमें क्या होता है पता है, ये हमारी आंखों का एक तरह से धोखा है। हमें जो लगता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो सच में होता नहीं। तो कहने का मतलब क्या है गाइस, बहुत बार आपने रोड पे देखा है या दूर से ऐसा देखा है कि सामने पानी पड़ा हुआ नजर आ रहा है। ये ज्यादा समर सीजन के अंदर होता है। बट गाइस जब पास में जाते हो तो ऐसा कुछ भी नहीं रहता। कभी कभी हमें कुछ शेडो नीचे सा हिलता हुआ नजर आता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। सो गाइस उसमें होता है, अगर मैं पूरे कॉन्सेप्ट समझाने जाऊँ तो चलो थोड़ा बहुत बता देता हूँ। क्या होता है गाइस पता है, ये मान लो हमारा अब डेजर्ट एरिया की मैं बात कर लेता हूं। डेजर्ट एरिया में यहां समझ लो बहुत ज्यादा टेम्परेचर बहुत हाई है। टेम्परेचर बहुत हाई होने के कारण ये जो इतना वाला पार्ट होगा वो बहुत ज्यादा गर्म होगा। ऊपर वाला पार्ट इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम गर्म होगा, ऊपर वाला पार्ट थोड़ा और गर्म होगा। कहने का मतलब गाइस, जो पार्ट ठंडा होता है वो पार्ट हमारा डेंसर मीडियम हो जाएगा, और नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, रेयर मीडियम हो जाएगा। ध्यान से समझना, जो पार्ट ठंडा होता है, जो पार्ट ठंडा है एयर का, क्योंकि सब एयर ही है, पर एयर के अंदर भी इसमें लेयर क्रिएट हो गया। जो जमीन के नजदीक वाला पार्ट है वो क्या है, बहुत गर्म है, और बहुत ज्यादा गर्म होने के कारण वो बहुत हल्का है, इसीलिए उसके अंदर वो क्या है, रेयर मीडियम है। और ऊपर वाला, इसके कंपैरिजन में जो ऊपर वाला पार्ट है वो क्या है, ठंडा है, इसीलिए वो क्या है, डेंसर मीडियम है। तो लाइट जब ट्रैवल कर रही है, अब जब लाइट ट्रैवल की, आप सभी को पता है, जब डेंसर से किस में जाएगी, रेयर में जाएगी, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल से दूर चली जाएगी। फिर से मान लो इधर गई, फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे करके। सो गाइस जब लाइट एकदम जमीन को टच कर लेगी और मैं मान लो यहां खड़ा हूं, तो डायरेक्ट फिर यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा लाइट यहां। और मुझे हमेशा वो चीजें कैसी दिखाई देगी पता है, यहां नहीं दिखाई देगी। मुझे कहां दिखाई देगी, क्योंकि मैं हमेशा स्ट्रेट देखना चाहता हूं। आदमी हमेशा स्ट्रेट देखना चाहता है, वो किसी कारणवश इधर उधर देखता है, बस स्ट्रेट देखना चाहता है। तो उसको ये चीजें, ये जो यहां वाली जो चीजें, वो कहां दिखेगी, यहां दिखेगी। ओके, क्योंकि ये इतने बार रिफ्लेक्शन हुआ है, और हमें ये चीजें कहां दिखेगी, यहां दिखेगी। तो यही जो प्रोसेस है, यही जो चीजें, ये क्या है हमारे लिए, मिराज। बट गाइज आपको इतना एक्सप्लेनेशन लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इतना एक्सप्लेन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आपको बस क्या करना है पता है, आपको बस क्या करना है, आपको बताता हूं मैं क्या करना है। आपको बस ये डेफिनेशन याद रखना है, ये डेफिनेशन। इन केस इससे रिलेटेड कोई गिव रीजंस आता है तो आप लिख सकते हो। बाकी द लाइट रे कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, जो बहुत दूर ऑब्जेक्ट है, अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम इमेज ऑब्जेक्ट इनसाइड द ग्राउंड। हमें
जो बहुत डिस्टेंस ऑब्जेक्ट जहां से लाइट आ रही है, मान लो यहां ऑब्जेक्ट खड़ा और यहां से लाइट आ रही है, लाइट यहां से आ रही है, मैंने बोला ना बार बार रिफ्लेक्ट होने के कारण वो लाइट जब यहां पहुंचता है, ये क्या बन गया, लाइट, ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है, लाइट बार मैंने बताया लाइट कैसे ट्रेवल कर रही है, डेंसर टू रेरर मीडियम, डेंसर टू रेरर मीडियम, इसलिए बार बार अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रहा है। तो जैसी लाइट सरफेस को टकराएगी, टकरा के अगर मान लो मैं यहां खड़ा हूं, तो मुझे यहां वाला जो ऑब्जेक्ट है वो कहां दिखाई देगा, नीचे दिखाई देगा। तो उसी तरह से गाइस ये वाला सीन, अब ये मान लो ये पेड़ है, मैं यहां खड़ा हूं, तो इसके ऊपर की एक लाइट बनी, लाइट बार बार क्या हो गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल आते आते सरफेस पे टकराई, सरफेस से टकरा के मेरे पास आई, तो मुझे ये कहां दिखेगी, यहां दिखेगी, इनसाइड द ग्राउंड दिखेगी, कहां दिखेगी, इनसाइड द ग्राउंड। बट आपको इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो बस आप इतना याद रखो, द लाइट रे कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, और वो हमें कहां दिखेगा, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द ग्राउंड, खत्म हो गया। और इसी को हम क्या बोलते हैं, मिराज। जो लाइट बहुत दूर से आ रहा है, जिस ऑब्जेक्ट का बहुत दूर से लाइट आ रहा है, वो ऑब्जेक्ट हमें कहां दिखाई देगा, इनसाइड द ग्राउंड दिखाई देगा। और ऐसा अगर हो रहा है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, मिराज। और बस ये याद रखो, देखो मैंने बोला है कि इसके अंदर लाइट कैसे ट्रेवल करती है, ऊपर वाला मीडियम डेंसर और नीचे वाला रेरर मीडियम। अब आगे चलते हैं। देन इसके बाद डिस्पर्शन ऑफ लाइट बहुत ज्यादा सिंपल है गाइस। लाइट को क्या होना कि डिफरेंट कंपोनेंट में स्प्लिट हो जाना, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर। एक लाइट का उसके कंपोनेंट कलर में स्प्लिट हो जाना। अभी जैसे मान लो यहां ये लाइट सनलाइट आई और ये डिफरेंट कंपोनेंट कलर में स्प्लिट हो गई, तो ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर। लाइट आई, जैसे मान लो प्रिज्म, ये प्रिज्म है, प्रिज्म में टकराई, मतलब प्रिज्म में से पास हुई, टकराई नहीं, प्रिज्म में से पास हुई, प्रिज्म में से पास होने के बाद हमें प्रिज्म के बाहर टोटल 7 कलर दिखाई दे रहा है। तो वही है द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लाइट, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर, इसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ओके, अब चलते आगे। देन गाइस, पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन नहीं है। अभी तक हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे, पर यहां रिफ्लेक्शन लिखा हुआ है, रिफ्लेक्शन। ओके, रिफ्लेक्शन मतलब सेम मीडियम में वापस आना। अगर मैं बॉल ये दीवार पे मारू, वापस आ रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। रिफ्रैक्ट मतलब पास हो जाना, यहां से वहां पास हो जाना, पर यहां क्या लिखा है, इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं। अब ध्यान दो, एकदम फोकस लगा के रखो। देखो ये लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स में से ये हमारा डेंसर मीडियम है और ये हमारा रेयर मीडियम, ये आपको याद रखना चाहिए। तो अब लाइट सोर्स में से लाइट निकली। अब इसके अंदर आपको दिख रहा है गाइस कि कुछ लाइट वापस इसी मीडियम में वापस आ गई है, देखो एरो दिख रहा है, और कुछ बाहर चली गई है, दिख रहा है। तो यही तो है, व्हेन लाइट एंटर अ रेरर मीडियम, ये रेरर मीडियम है, कहां से एंटर हो रही है, फ्रॉम अ डेंसर मीडियम, इट गेट पार्शियली रिफ्लेक्टेड from a part of the light get reflected and come back into the denser medium as per law of reflection। इसमें क्या बोला है कि जब लाइट रेरर मीडियम में पास हो रही है डेंसर मीडियम के, तो उसमें क्या हो रही है, कुछ लाइट क्या हो रही है, वापस टकरा के वापस उसी मीडियम में वापस आ गई है। देखो इसमें, ये देखो, कुछ मीडियम बाहर चली गई, कुछ लाइट बाहर चली गई और कुछ लाइट इसी में वापस आ गई है। तो व्हेन अ लाइट एंटर अ रेरर मीडियम एंटर की, कहां से, फ्रॉम अ डेंसर मीडियम, इट गेट पार्शियली रिफ्लेक्टेड मतलब कि कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होके, कुछ पूरी तरह से अंदर नहीं आई। रिफ्लेक्ट मतलब वापस सेम मीडियम में, पूरा लाइट सेम मीडियम में नहीं आए, कुछ सेम मीडियम में वापस आए, कुछ रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ रिफ्रैक्ट हो गया, कुछ रिफ्लेक्ट हो गया। देखो, इट गेट पार्शियली रिफ्लेक्टेड, part of the light get reflected and come back into the denser medium as per a law of reflection। This is called a partial reflection। partial reflection क्यों बोला है, लाइट सोर्स गया, ओके, इस वॉल को टकरा के पूरी लाइट वापस आई, अगर पूरी लाइट वापस आ जाती तो टोटल रिफ्लेक्शन यही हो जाता। टोटल रिफ्लेक्शन मतलब सेम मीडियम, पर टोटल रिफ्लेक्शन हुआ नहीं हुआ, कुछ लाइट टकरा के गई, कुछ लाइट रिफ्रैक्ट हो गई, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पार्शियल रिफ्लेक्शन। समझ में आया क्या, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझो। इस कॉन्सेप्ट में क्या है कि लाइट जब डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जा रही है तो
कुछ लाइट क्या, कुछ ही लाइट टकरा के वापस आ रही है, देखो कुछ ही, और बाकी लाइट क्या हो गई, एयर में पास हो गई। मतलब यहां क्या हुआ, रिफ्रैक्शन भी हुआ, रिफ्लेक्शन भी हुआ। रिफ्रैक्शन मतलब एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में चलना, रिफ्लेक्शन मतलब वापस सेम मीडियम में आना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पार्शियल रिफ्लेक्शन। अब गाइस देखोगे, अब इसी में से कुछ और लाइट निकली, कुछ और लाइट निकली, ये डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम में जाएगा तो देखो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया ना, देखो ये एंगल छोटा है, ये एंगल क्या है, बड़ा है। देन इसके बाद एक और लाइट जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंट पर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है, तो रेयर मीडियम में क्या होगा, जो रिफ्रैक्टेड रो होगा उसका जो एंगल होगा बड़ा होगा। ओके, देन इसके बाद एक कंडीशन ऐसा आ जाएगा जिस कंडीशन पे जिस कंडीशन पे रिफ्रैक्टेड रे है वो अगर 90 का एंगल बना लेता है, कितने का एंगल बना लेता है, 90 का एंगल बना लेता है, तो उस समय उस इंसिडेंट रे को हम क्रिटिकल क्या बोलेंगे, हम उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलेंगे हम, क्रिटिकल एंगल। ध्यान से समझना, जिस कंडीशन में रिफ्रैक्टेड रे कितना एंगल बना लेगा, 90 का बना लेगा, उस कंडीशन में जो एंगल क्रिएट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल कब होगा, जब रिफ्रैक्टेड रे इट बिकम 90 डिग्री, रिफ्रैक्टेड रे का जो एंगल होगा 90 डिग्री का हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे लिए जो लाइट पास होने वाला हो क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल। अब गाइस आगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल से अगर ये देखो और बड़ा हो गया, अब इससे और बड़ा हो गया, अगर इससे और बड़ा, अब लाइट देखो यहां तक पहुंच गया, अब लाइट पहले यहां था, देन और नीचे आया, अब डायरेक्ट कहां आ जाएगा, नीचे ही आ जाएगा, अंदर ही आ जाएगा। मतलब if angle of incidence is greater than critical angle then light back into the same medium। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ये क्रिटिकल एंगल से लाइट का एंगल और बड़ा हो जाए, हमने लाइट को और बड़ा ये एंगल को और बड़ा कर दिया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो एंगल ऑफ ये लाइट जाने वाली लाइट का एंगल क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा हो जाए, तो ये लाइट कहां आ जाएगा, वापस सेम मीडियम में, वापस उसी में आ जाएगा, और इसी को बोलेंगे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब लाइट पूरी तरह से सेम मीडियम में वापस आ गई। यहां पार्शियल हुआ है, यहां पार्शियल क्यों हुआ है, कुछ लाइट अंदर आई है और कुछ लाइट बाहर गई है। पर एक ऐसा कंडीशन जिस कंडीशन पे क्या होगा, जिस कंडीशन में लाइट क्या होगी, क्रिटिकल से भी ज्यादा एंगल बना रही है, एंगल आपको बस इतना ही लिखना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देन लाइट बैक इनटू द सेम मीडियम में वापस आ जा रही है, तो इसी को हम बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो गाइस ये हमारा हो गया। अब चलते आगे। देन गाइस देखो रेनबो के अंदर क्या क्या बनता है, रेनबो के अंदर सब बनता है। देखो रेनबो के अंदर से कुछ लाइट बाहर भी निकलती है, कुछ लाइट तो कुछ देखो इसके अंदर हम जब लाइट का जो वाटर का ड्रॉपलेट होता है, वाटर के ड्रॉपलेट में से जब लाइट का रे आता है तो हमें नंबर ऑफ कलर्स दिखाई देते हैं, रेनबो बनते हैं। नंबर ऑफ कलर वाटर के ड्रॉपलेट पे जब लाइट पड़ता है, लाइट पड़ने के बाद जब लाइट बाहर निकल रहा है तो कंपोनेंट कलर में स्प्लिट हो जा रहा है, तो इससे हमें रेनबो बनता हुआ 7 कलर दिखाई देता है। तो कहने का मतलब आपको लिखना है कि आपको बस इतना ही लिखना है कि रेनबो के अंदर क्या क्या होता है। इट इज अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिस्पर्शन भी होता है क्योंकि नंबर ऑफ कलर दिखाई देता है, रिफ्रैक्शन भी होता है। रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि लाइट उस वाटर ड्रॉपलेट में से पास भी हो जा रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है ना, पास भी हो रही है, इसलिए रिफ्रैक्शन भी हो रहा है। एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्योंकि लाइट इसमें से आके इसी में वापस चली जा रही है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। ओके, तो 3 प्रोसेस हो रहा है, डिस्पर्शन डिफरेंट कलर दिखाई दे रहा है, रिफ्रैक्शन एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर जा रही है, एंड लास्ट वाला लाइट उसी मीडियम में, अभी बताया था ना, अगर क्रिटिकल एंगल से अगर ज्यादा है तो लाइट क्या होगी, जिस मीडियम में उसी मीडियम से टकरा के वापस आ जाएगी, इसको बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो रेनबो के अंदर ये तीनों चीजें होती है, तो इसको बस याद रखो, दिमाग में फिट रखो, आपको प्रोसेस होना पता रहना चाहिए कि रेनी सीजन में जो वाटर का ड्रॉपलेट होता है, वाटर के ड्रॉपलेट के ऊपर जब सन का रे पड़ता है, तो सन का रे पड़ने के बाद इस वाटर ड्रॉपलेट में से जब पास होता है तो वाटर ड्रॉपलेट किसकी तरह बिहेव करने लगता है, प्रिज्म की तरह। तो सन के लाइट में जब बाहर निकलता है तो नंबर ऑफ कलर हमें दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं, नंबर ऑफ कलर दिखाई देते हैं। और इस वाटर ड्रॉपलेट के अंदर क्या क्या होता है, डिस्पर्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो गाइस इतनी सारी चीजें होती है, ये सभी दिमाग में रखना। अब गाइस ये लास्ट है,
इससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या गिव रीजंस में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये दे दिया है, ये पूरी तरह से कंप्लीट करके दे दिया है। अब स्टार आर सेल्फ ल्यूमिनेस, वो चमकते हैं। देन एट वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम अस, हमसे बहुत दूर है, ये सब पॉइंट दिमाग में फिट कर लो। लाइट कमिंग एज अ ट्रेवल फ्रॉम द रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, ये याद रखना कि अभी तक मिराज के अंदर हमने क्या देखा था, मिराज के अंदर अगर आपको याद होगा तो ऊपर डेंसर था, नीचे रेयरर था, ऊपर डेंसर था, नीचे रेयरर था। इसके अंदर क्या आ रही है, जो लाइट ट्रैवल कर रही है वो ट्रैवल कर रही है ऊपर वाला मीडियम, जो स्पेस वाला मीडियम है, स्पेस वाला जो मीडियम है वो रेयरर होगा। लाइट कहां से कहां ट्रेवल करी, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, ये सब पॉइंट मैंने आपको बना के दिया है जिससे आप कभी नहीं भूलोगे। तो लाइट कहां से कहां ट्रेवल करी, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, ओके। और रेयर से डेंसर, डेंसर जब भी लाइट रेयर से डेंसर में जब करती है तो कहां बैंड हो जाती है, बैंड टुवर्ड द नॉर्मल। बस ये पॉइंट लिख दिया, इसीलिए हमें क्या हो रहा है, स्टार हमें कैसा दिखाई देता है, इसका आंसर मुझे दोगे आप। देन इसके बाद गाइस हमें ट्विंकल होता हुआ स्टार क्यों दिखाई देता है, ट्विंकल होता हुआ स्टार इसलिए दिखाई देता है कि कंटिन्यूसली जो एयर का टेम्परेचर होता है और डेंसिटी होता है वो चेंज होता रहता है कंटिन्यूसली। मोशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर एंड चेंजिंग एयर डेंसिटी एंड टेम्परेचर, एयर की डेंसिटी और टेम्परेचर कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। इसीलिए कभी ये जो लाइन स्ट्रेट लाइन आता है वो ऐसा आता है, ऐसा आता है, पर हमें कैसा दिखाई देता है, स्ट्रेट दिखाई देता है, इसलिए वो ऐसे दिखता रहता है। बट आपको लिखना बस इतना ही है, मोशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर एंड, ऐसे लिखो, चेंजिंग द टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ द एयर, इसीलिए वो हमें कैसा दिखाई देता है, ट्विंकल होता हुआ, चमकता हुआ दिखाई देता है। सो गाइस ये हो गया प्लैनेट के बारे में। देखो स्टार हमें पॉइंट सोर्स दिखाई देता है, एक पॉइंट सोर्स दिखाई देता है, और जो प्लैनेट होता है कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्स दिखाई देता है, उसमें नंबर ऑफ पॉइंट सोर्स होता है, ऐसा। तो पहला वाला पॉइंट यही है, सबसे पहली बात तो पहला पॉइंट यह है कि हमसे बहुत क्लोजर है एज कंपेयर टू स्टार। देन दूसरा पॉइंट कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्स, दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्स। तीसरा, इसके अंदर भी जब लाइट ट्रैवल करता है तो इसका भी लाइट थोड़ा कम ज्यादा होता है, बट अगर एवरेज देखे, एवरेज, क्योंकि इसमें पॉइंट सोर्स नहीं है, एवरेज पूरा देखे तो इसके अंदर कोई भी चेंजेस हमें नहीं दिखाई देता, वो हमें एक ही पोजीशन पे दिखाई, क्योंकि सिंपल सा बात ये है, क्योंकि हमसे क्या है, बहुत क्लोजर है, बहुत नजदीक है, और हमें पॉइंट सोर्स नहीं दिखाई देता, लिखा है कलेक्शन। क्योंकि स्टार हमें कैसा दिखाई देता है, पॉइंट सोर्स, स्टार कैसा दिखाई देता है, पॉइंट सोर्स, बट हमें प्लैनेट पॉइंट सोर्स थोड़ी दिखाई देता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्स। तो गाइस ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को अगर दिमाग में फिट करोगे तो इससे रिलेटेड जो भी आएगा आप आराम से लिख दोगे। सो गाइस यहां खत्म होता है आपका चैप्टर नंबर 6, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो गाइस फटाफट इसको करो और कमेंट करो कैसा लगा, क्योंकि मैंने फटाफट खत्म करवाया। अगर इसको डीपली बहुत सारी चीजें बतानी थी, पर नहीं भाई अभी उतना टाइम नहीं है, आपके पास टाइम की बहुत कम है, इसको फटाफट करके खत्म करो। थैंक यू सो मच गाइस एंड बाय बाय, फटाफट पढ़ाई पे लग जाओ।